स्टूडेंट्स, इस मैटर अराउंड अस प्योर में आज हमारा ये 11th लेक्चर है। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने बात की सॉल्यूशन की, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और कुछ हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को भी डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैंने 10th लेक्चर में आपको डिस्कस करवाए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हेट्रोजीनस मिक्सचर की अगर हम बात करें तो हेट्रोजीनस मिक्सचर्स क्या होते हैं? वो मिक्सचर्स जिसमें सेपरेशन बाउंड्री होती है, ठीक है। तो उसमें हेट्रोजीनस मिक्सचर में सबसे पहले हम बात करेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन की। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन ये हमारा आज का टॉपिक है। कोलॉइड्स बोले, कोलॉइडल सॉल्यूशन बोले, तो कोलॉइड्स क्या होते हैं? कोलॉइड्स आर दी, ये कैसे मिक्सचर है? दे आर हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर्स, ठीक है। कैसे मिक्सचर है ये? हेट्रोजीनस मिक्सचर है। अब बात करें अगर हम इसकी हिस्ट्री की कि कोलॉइड वर्ड किसने कॉइन किया था, कोलॉइड वर्ड का क्या मीनिंग है, तो 1861 में थॉमस ग्राम, जिन्होंने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी दिया था, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में करवाया है, थॉमस ग्राम ने क्या पाया? ही फाउंड दैट the substances like gum, starch, glue, ये जो है do not diffuse, they do not diffuse, ये इनकी डिफ्यूजन नहीं होती जब इन्हें सॉल्यूशन की फॉर्म में ऑब्टेन किया जाता है या बनाया जाता है। दे डू नॉट डिफ्यूज और वेरी स्लोली पास थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन। when dissolved in certain substance, certain material like water, तो ये क्या होते हैं? ये एनिमल मेम्ब्रेन से बहुत धीरे धीरे पास होते हैं या फिर इनकी डिफ्यूजन होती ही नहीं है। तो ऐसे ही कॉल्ड सच सब्सटेंसेस एज कोलॉइड्स। तो ये जो कोलॉइड वर्ड है, ये कोलॉइड वर्ड कहां से आया? एक ग्रीक वर्ड है ये। इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कोला। कोला का मतलब होता है ग्लू लाइक, ग्लू और गम। और ये जो ऑयड वर्ड है, ऑयड वर्ड का यहाँ पर क्या मतलब है? लाइक, यानी ग्लू लाइक सब्सटेंस, ग्लू और गम लाइक सब्सटेंसेस, इन्हें क्या कहा जाता है? कोला। और यही से आया कोलॉइड वर्ड, यहां से आया। यानी कोलॉइड जो टर्म था, इट वॉज गिवन बाय थॉमस ग्राहम इन 1861, ठीक है। और इस वर्ड का क्या मीनिंग है? इस वर्ड का मीनिंग है वो सब्सटेंसेस जो ग्लू या गम लाइक होते हैं। और ये जो थॉमस ग्राहम है, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कोलॉइड केमिस्ट्री। ये किस नाम से जाने जाते हैं? फादर ऑफ कोलॉइड केमिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने थ्योरी दी थी कोलॉइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड। और उसके हिसाब से इन्होंने क्या कहा था कि वो सब्सटेंस जो ग्लू लाइक है, जो डिफ्यूज नहीं होते, उन्हें हम कोलॉइड की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन बाद में इनकी थ्योरी में जो है कुछ कमियां पाई गई। मतलब जो एक सिंगल सब्सटेंस, ये कहना कि एक चीज को हम पर्टिकुलर कोलॉइड कह दें, वो ट्रू सोल्यूशन नहीं बना सकता, ऐसा नहीं है। एक सिंगल सब्सटेंस जो है वो कोलॉइडल भी बिहेव कर सकता है और वो ट्रू सोल्यूशन भी बना सकता है। यानी ये जो कोलॉइडल नेचर है, ये जो कोलॉइड वर्ड है, ये सारे का सारा डिपेंड करेगा पार्टिकल साइज के ऊपर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर एक एग्जाम्पल लूं, तो जैसे मेरे पास NaCl है, नमक। NaCl इन वाटर, अगर मैं इसको वाटर में ले रही हूं तो ये सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन? ट्रू सोल्यूशन है ये। लेकिन अगर मैं NaCl को बेंजीन में डिसॉल्व कर दूं, बेंजीन जो है एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है,
तो इसको अगर मैं इसमें डिसॉल्व कर देती हूँ तो ये किस नेचर का हो जाता है, ये कोलॉइड कहलाएगा। कहने का मतलब है कि सब्सटेंस तो सेम है, तो यानी थॉमस ग्राहम ने सब्सटेंस को कोलॉइड कहा था, लेकिन हम क्या कहेंगे, वो स्टेट, वो मिक्सचर जिसमें जो हेट्रोजीनियस नेचर का है और उसका पार्टिकल साइज भी हम यहाँ पर बताएंगे कि ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है ना ये बात कि NaCl अगर हमने वाटर में लिया है तो सेम सब्सटेंस है, वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है, और NaCl बेंजीन के अंदर कोलॉइड के जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि दोनों में इसके पार्टिकल साइज में डिफरेंस है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, एक्चुअल में जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है या कोलॉइड्स हैं, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मिल्क बहुत अच्छा एग्जांपल है। मिल्क, ब्लड, ये जो है ये इसके एग्जांपल्स हैं। मिल्क है, ब्लड है, बहुत सारे एग्जांपल है, क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन करनी है, स्टार्च है, बहुत सारे एग्जांपल है, अभी आगे डिस्कस होंगे। तो यहां पर क्या है, अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइड्स या कोलॉइडल सॉल्यूशन, तो इसके दो कंपोनेंट हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं। जैसे हमने ट्रू सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए कहा था कि जो बाइनरी सॉल्यूशन है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। उसी तरीके से इसके दो कंपोनेंट हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम, इट कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस। एक तो कंटिन्यूअस फेज होता है, जो डिस्पर्जन मीडियम है ये कंटिन्यूअस फेज है, और जो डिस्पर्स्ड फेज है ये कैसा है, ये डिसकंटिन्यूअस है। अब हमने क्या कहा था, हमने पहचान की थी सॉल्यूशन में कि सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट वो है, वो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जो लेसर अमाउंट में पाया जाता है। तो उसी तरीके से याद रखने के लिए आप ये याद कर रख सकते हैं कि डिस्पर्स्ड फेज कोलॉइडल सॉल्यूशन में ये लेसर अमाउंट में पाया जाता है, इसका मतलब ये सोल्यूट की तरह है, ठीक है। और ये जो है ये लार्जर अमाउंट, यानी जो डिस्पर्जन मीडियम में लार्जर अमाउंट में पाया जाता है, तो हम इसको याद रख सकते हैं कि ये सॉल्वेंट की तरह है। लार्जर अमाउंट में कंटिन्यूअस फेज है और ये डिसकंटिन्यूअस फेज है, ये इसमें मिक्स होगा, लेकिन पार्टिकल साइज छोटा होने के कारण ये जो पार्टिकल्स हैं दे विल नॉट सेटल डाउन, इनके जो पार्टिकल हैं वो सेटल डाउन नहीं होंगे। अब यहां हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। कोलॉइड हमने समझ लिया कि कोलॉइड का वर्ड कहां से आया, किसने दिया, पर्टिकुलरली क्या मीनिंग है इसका, किस नेचर का होता है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें यहां पर ऑफ कोलॉइड्स, और सोल भी बोलते हैं इसे, सोल्स, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सोल्स। तो अगर आपको कहीं सोल वर्ड दिखाई देता है तो इट मींस कि वो हम कोलॉइडल की बात कर रहे हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सोल। तो फर्स्ट पॉइंट इसका अगर डिस्कस करें, अभी मैंने लिखा आपको कि दे आर हेट्रोजीनस इन नेचर, दे आर हेट्रोजीनस इन नेचर। कैसे हैं ये, हेट्रोजीनस इन नेचर हैं। दो तरह के सॉल्यूशन बताए थे मैंने आपको। बट दे अपीयर, ये दिखाई कैसे देते हैं, होमोजीनस, ये दिखाई देते हैं होमोजीनस, लेकिन है कैसे, हेट्रोजीनस नेचर के हैं। देखने में तो लगेगा कि कोई सेपरेशन बाउंड्री है ही नहीं है, जैसे ब्लड है, ब्लड अगर हम ले लें तो हमें उसमें सेपरेशन बाउंड्री आसानी से थ्रू और नेक्ड आई जो है वो नजर नहीं आएगी, लेकिन यानी वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, होमोजीनस, लेकिन है कैसे, वो हेट्रोजीनस नेचर के हैं, हेट्रोजीनस इन नेचर। अब दूसरी बात अगर हम करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो पार्टिकल साइज को यहां डिस्कस करते हैं हम। पार्टिकल साइज, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अलग अलग बुक्स में पार्टिकल साइज अलग अलग मेंशन है। मैं फिर यहाँ रिपीट कर रही हूँ कि मैक्सिमम बुक्स में जो पार्टिकल साइज है कोलॉइडल सॉल्यूशन का वो 100 नैनोमीटर तक गिवन है, लेकिन क्योंकि हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो एनसीईआरटी में जो पार्टिकल साइज है कोलॉइडल सॉल्यूशन का वो 1000 नैनोमीटर है। तो इसका पार्टिकल साइज कितना है, पार्टिकल साइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर है, पार्टिकल साइज है ये, पार्टिकल साइज ऑफ कोलॉइड्स।
लाई बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। मैक्सिमम बुक में आपको यहाँ 100 नैनोमीटर मिलेगा, मैंने आपको बता दिया, लेकिन एनसीईआरटी में हमारे पास क्या है 1000 नैनोमीटर है, तो हमें 1000 नैनोमीटर की टर्म में इसको याद रखना है। अब पार्टिकल साइज की हम बात करें तो पार्टिकल साइज हमने ट्रू सोल्यूशन का पार्टिकल साइज जब हमने बताया तो हमने कहा कि उसके पार्टिकल्स जो है बहुत छोटे हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे। नैनोमीटर में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हमें बहुत छोटे पार्टिकल्स को मेजर करना होता है तो मीटर की बजाय नैनोमीटर और आर्मस्ट्रॉन्ग जैसी यूनिट, पिकोमीटर जैसे यूनिट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट की अगर हम इसकी बात करें, थर्ड इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी आती है फिल्ट्रेबिलिटी। फिल्ट्रेबिलिटी कि क्या ये फिल्टर पेपर से पास हो जाता है। तो जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है, जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है, दे पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, जो लैब में आपको नॉर्मली अवेलेबल होता है फिल्टर पेपर, बट डू नॉट थ्रू अल्ट्रा फिल्टर्स। अल्ट्रा फिल्टर से ये पास नहीं होते, या जो एनिमल मेम्ब्रेन्स हैं उनसे पास नहीं होते। हमने ट्रू सोल्यूशन में कहा था कि ट्रू सोल्यूशन ऑर्डिनरी एज वेल एज जो इसके पार्टिकल्स हैं वो अल्ट्रा फिल्टर से भी पास हो जाते हैं, लेकिन ये अल्ट्रा फिल्टर से पास नहीं होगा, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से ये पास हो जाएगा। तो फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम, तो फोर्थ प्रॉपर्टी आती है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो और केमिस्ट्री में भी है टॉपिक। टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू द पार्टिकल्स या बाय द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइड्स के पार्टिकल्स का लाइट को स्कैटर करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है टिंडल इफेक्ट। यानी जहां भी कोलॉइडल सॉल्यूशन है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनमें से वो कौन से सॉल्यूशन है जो टिंडल इफेक्ट शो करेंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पहचानना है कि उनमें कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल कौन सा है। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा वो टिंडल इफेक्ट जरूर शो करेगा। टिंडल इफेक्ट हमने बहुत टाइम देखा हुआ है। टिंडल इफेक्ट क्या है? कोन शेप बन जाती है हमारे पास। कैसे बनती है? जैसे एक डार्क रूम में कहीं से अगर रोशनी आ रही है तो वहां जो डस्ट पार्टिकल हैं उसके थ्रू जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल होता है, यानी स्कैटर कर रहा है वो लाइट को, फैला रहा है वो लाइट को, कौन? वो जो पार्टिकल्स हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इसे क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। तो ये कैसे पता चलता है कि ये सॉल्यूशन जो है टिंडल इफेक्ट शो करते हैं या नहीं? मान लीजिए मेरे पास 2 बीकर हैं और 2 बीकर में मेरे पास, एक बीकर में ट्रू सॉल्यूशन है और एक बीकर में मेरे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन है। इसमें ट्रू सॉल्यूशन है, इसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन है, और यहां से बीम ऑफ लाइट यानी टॉर्च लाइट या आप कुछ भी मान सकते हैं, तो जो टॉर्च लाइट है वो यहां पे पास की गई। इसमें ये टॉर्च लाइट यहां से पास की गई तो क्या होगा? ये जो टॉर्च लाइट है ये ट्रू सॉल्यूशन में विजिबल नहीं होगा, लेकिन जब ये इसमें से पास होगा तो पाथ ऑफ लाइट यहां से विजिबल होगी। आपको पाथ ऑफ लाइट जो इस सॉल्यूशन से पास होती हुई दिखाई देगी। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये टिंडल इफेक्ट को शो कर रहा है, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। कोलॉइडल सॉल्यूशन पाथ ऑफ लाइट को, इसमें क्या होगा? इसमें पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाएगा, और इसमें जो है ट्रू सॉल्यूशन में ये क्या है? ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन में पाथ ऑफ लाइट क्या होगा? पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, नॉट विजिबल। तो हम इस तरह से पहचान कर सकते हैं कि टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है या नहीं। इसमें से पाथ ऑफ लाइट जो है वो विजिबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है नेक्स्ट, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन क्या है?
ये मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी ब्राउनियन मोशन पे मैं पूरा एक वीडियो बना चुकी हूँ। जिसे ब्राउनियन मोशन डिटेल में करना हो वो मैं इसमें लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से वो उसको और अच्छे से देख सकता है। तो ब्राउनियन मोशन क्या है, हमने स्टडी किया था कि जो ब्राउनियन मोशन है, रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनियन मोशन दिया था, पोलन ग्रेन्स को उसने सस्पेंड किया वाटर में और फिर उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा तो जिगजैग मोशन आया था। आपको ध्यान हो तो जिगजैग यानी इर्रेगुलर मोशन, इर्रेगुलर मोशन। तो वही इर्रेगुलर मोशन जो है वो कोलॉइडल सॉल्यूशंस में भी पाया जाता है। when colloids are seen through microscope, it is observed that क्या पाया गया, they follow zigzag path। zigzag path आपको याद होगा, इस तरीके का पाथ जो है वो शो करते हैं पार्टिकल्स, उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम zigzag मोशन कहते हैं, zigzag पाथ कहते हैं। ब्राउनियन मोशन आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। तो बिकॉज ऑफ दिस ब्राउनियन मोशन, इस ब्राउनियन मोशन के कारण, क्योंकि जो डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल हैं डिस्पर्जन मीडियम में वो ब्राउनियन मोशन यानी लगातार चलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस ब्राउनियन मोशन द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड डू नॉट सेटल डाउन इन द मिक्सचर में जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो नीचे नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि वो ब्राउनियन मोशन शो करते हैं। जबकि सस्पेंशन, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो सस्पेंशन में जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है वो नीचे सेटल डाउन क्यों नहीं होते, तो क्यों नहीं होते? क्योंकि वो ब्राउनियन मोशन शो करते हैं, और क्योंकि ये सेटल डाउन नहीं होते इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, दे आर स्टेबल इन नेचर। हम और पॉइंट बना सकते हैं, यहाँ ये लिख सकते हैं कि दे आर स्टेबल इन नेचर। जैसे हमारा ट्रू सोल्यूशन स्टेबल नेचर का था, उसी तरीके से जो हमारा कोलॉइडल सोल्यूशन है इसको भी अगर रख दिया जाए तो इसके पार्टिकल नीचे नहीं बैठते, क्योंकि पार्टिकल का साइज इतना ज्यादा छोटा भी नहीं है कि ट्रू सोल्यूशन जितना हो, लेकिन उससे इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है कि पार्टिकल्स जो है वो नीचे बैठ जाएं, जैसे कि सस्पेंशन में होता है। तो ये ब्राउनियन मोशन की बात थी। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि जो कोलॉइडल सोल्यूशन है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं दे कैरी चार्ज। कोलॉइडल पार्टिकल्स कैरी चार्ज। जो कोलॉइडल पार्टिकल हैं इनके ऊपर चार्ज होता है। दी पार्टिकल्स या दी कोलॉइडल सोल्यूशन containing positively charged particles are called पॉजिटिव सोल्स। अभी मैंने आपको क्या बताया कि इन्हें हम क्या बोलते हैं, सोल्स भी बोलते हैं। तो पॉजिटिव सोल्स कहा जाता है उन कोलॉइडल सोल्यूशन, उन कोलॉइडल मिक्सचर में जिसमें पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं इसमें, तो इनको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव सोल कहते हैं। एंड द कोलॉइडल पार्टिकल्स containing negatively charged particles are called
नेगेटिव सोल्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? नेगेटिव सोल्स कहते हैं इन्हें, नेगेटिव सोल्स। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे AS2S3 यानी आर्सेनिक सल्फाइड बोलते हैं इसे, क्या नाम है? आर्सेनिक सल्फाइड है, स्टार्च है। तो ये जो है ये नेगेटिवली कोलॉइडल सॉल्यूशन या नेगेटिवली सोल्स की कैटेगरी में आते हैं, और ये पॉजिटिवली यानी इनके ऊपर चार्जेस होते हैं। तो जब इन्हें यानी अगर हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, उसके इन्फ्लुएंस के अंदर रख दें, तो हम क्या देखते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ माइग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? अभी हमने कहा, क्या कहा कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं दे कैरी चार्ज, तो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं इनके। अगर मैं इसे कोई एक्सटर्नल ईएमएफ की प्रेजेंस में, इन्फ्लुएंस में रख दूं, तो क्या होगा? ये कुछ पार्टिकल्स एनोड की तरफ मूव करने शुरू कर देंगे और कुछ पार्टिकल्स जो है वो कैथोड की तरफ मूव करने शुरू कर देंगे। इस इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या यूज है, इसकी बात हम करेंगे जब हम एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन करेंगे। यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस है माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब मूवमेंट ऑफ colloidal particles towards anode and cathode when placed under the influence of external EMF। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, उसके इन्फ्लुएंस में क्या होगा? जो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने शुरू कर देंगे, और जो पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे। इस तरह से हम कोलॉइडल पार्टिकल्स की सेपरेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कोगुलेशन। कोगुलेशन, तो जो कोलॉइडल पार्टिकल है, अब ये भी यहीं से ही आता है, इसी पॉइंट से आया। इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, कोगुलेशन हो गया, ये किस पे डिपेंड करता है? चार्ज ऑन दी कोलॉइडल पार्टिकल। तो जो कोलॉइडल पार्टिकल है, जब ऑपोजिटली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल दे कम क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के पास जब आते हैं तो क्या होता है? वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और न्यूट्रलाइज होके दे विल बी कन्वर्टेड इनटू बिगर पार्टिकल, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। जैसे अगर हल्का सा कट लग जाता है तो उस कट के ऊपर हम पोटैश एलम फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। अब फिटकरी, जो ब्लड है वो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल है उसमें, और जो फिटकरी है पोटैश एलम, उसमें पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल है। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और क्या होगा? जो ब्लड है वो कैसा हो जाएगा? थिक हो जाएगा, यानी लार्जर पार्टिकल में, और जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोगुलेशन कहते हैं। तो कोगुलेशन में क्या है? कोगुलेशन प्रोसेस से ही डेल्टा फॉर्मेशन होती है। डेल्टा आपने पढ़ा है, एसएस में भी पढ़ा है। अभी क्योंकि हमें आगे के जो टॉपिक्स हैं हमारे, एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल भी हमें करना है, तो उसको मैं ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं करवा रही हूँ। तो कोगुलेशन क्या है? द कन्वर्जन ऑफ, यानी स्मॉलर पार्टिकल्स का, कोलॉइडल पार्टिकल्स का, ऑपोजिटली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स का अट्रैक्ट होके लार्जर पार्टिकल में कन्वर्ट होना, जिसे प्रेसिपिटेट कहते हैं, उसे हम कोगुलेशन कहते हैं। तो क्या है? अट्रैक्शन ऑफ oppositely charged colloidal particles to form bigger particle, जिसे हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट। और precipitate is known as coagulation।
तो ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है ये कोगुलेशन की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है ये हेट्रोजीनस है लेकिन होमोजीनस अपीयर होते हैं। इनका जो पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक हो सकता है। और फिल्टरेबिलिटी की बात करें तो नॉर्मल जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है उससे पास हो जाता है, लेकिन जो हमारा अल्ट्रा फिल्टर है उससे पास नहीं हो पाता। टिंडल इफेक्ट शो करता है, ब्राउनियन मोशन शो करता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस शो करता है। यानी अगर हम एक्सटर्नल ईएमएफ की प्रेजेंस में कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्लेस कर दें तो ये ऑपोजिटली चार्ज जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं उनकी तरफ मूव करना शुरू कर देता है, और जो ऑपोजिटली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं ये अट्रैक्ट होके बिगर पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा डेल्टा फॉर्मेशन में, या ब्लड को जब क्लॉटिंग करता है जब ड्यूरिंग ब्लीडिंग, तो उस टाइमिंग पर भी कोगुलेशन की प्रोसेस होती है। इस पूरी वीडियो में हमारे पास जो टॉपिक आए टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर कोई भी स्टूडेंट इसकी और ज्यादा डिटेल करना चाहता है तो इस चैनल पर ऑलरेडी इसकी वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं। मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसे और भी एक्स्ट्रा, क्योंकि ये +2 का भी टॉपिक है, आप वहां तक इसको इलेबोरेट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन के टाइप्स की, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलॉइडल सॉल्यूशन का, जो 9th क्लास से लेके +2 क्लास तक सभी बच्चों से, यानी 9th में पूछा जाता है। एनटीएससी की बात करें तो एनटीएससी में भी जो टाइप्स करवाने वाली हूँ, एनटीएससी में आए साल जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है, जो कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।